हाय दोस्तों, आज अपने मिशन ज्योग्राफी चैनल पे हम एक अपना नया वीडियो लेके आए हैं। भारत का भौतिक वर्गीकरण, उसमें पहला पार्ट है इसका। 6 भौतिक प्रदेश में भारत को बांटा, आपने पहले इसकी स्टडी कर ली थी। और पहला पार्ट है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में हम पढ़ेंगे सबसे पहला बिंदु है हिमालय का वर्गीकरण, उसकी उत्पत्ति। तो प्रयास पे प्रयास करते रहे साथियों, अपने मिशन के लिए अडिग रहें। जिस प्रकार से एक चींटी होती है, वो एक दाना लेकर के अपने मिशन को रवाना होती है, दीवार पे बार बार चढ़ती है, फिसलती है, बार बार चढ़ती है, फिसलती है, लेकिन अंत में अपने मिशन पर पहुंच जाती है। इसलिए आपका मिशन भी अडिग होना चाहिए और अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए आपको हर संभव कोशिश करते रहना चाहिए। इसलिए आज का अपना वर्गीकरण है भारत का भौतिक वर्गीकरण। आज भारत को 6 भौतिक भागों में बांटा है। कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? 6 भौतिक भागों या प्रदेशों में बांटा गया है। 6 प्रदेश है कौन कौन से, पहले इसका उल्लेख मैं कर चुका हूं और आज पुनः उल्लेख कर देता हूं। उत्तर पर्वतीय प्रदेश, दूसरा उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा पश्चिमी थार मरुस्थल, चतुर्थ है प्रायद्वीपीय पठार, फिफ्थ है तटीय मैदान और अंतिम व सिक्स्थ है द्वीप समूह। इस प्रकार से भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? 6 भौतिक प्रदेशों में। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, पश्चिमी थार का मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार और तटीय मैदान और द्वीप समूह। इस प्रकार से 6 भागों में बांटा गया है। भारत के मानचित्र में यदि अपन देखें तो ये 6 भाग जो है कौन कौन से कहाँ कहाँ अवस्थित है, उसकी मैं जानकारी आपको लाइटली दे देता हूँ। ये लगभग भारत का मानचित्र कुछ इस प्रकार का लगभग बनाया अपन ने। भारत का मानचित्र, इसमें अपन देखें तो ये जो भाग है, ये जो भाग है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है और उसका जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है। उसके बाद में ये जो भाग है, यहाँ से इस साइड में अपन चलते हैं, यहाँ तक का जो भाग है ये है, ये इससे ऊपर हिमालय आ गया। ये आ गया उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है। उसके बाद में ये जो त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है, ये आ गया प्रायद्वीपीय पठार। ये पश्चिम की ओर थार का मरुस्थल। ये आ गया अपना तटीय मैदान और इस प्रकार से यहाँ पे ये आ गया अपना द्वीप समूह, अंडमान निकोबार और ये आ गया लक्षद्वीप। कल अपन ने उल्लेख किया था तो 6 भौतिक प्रदेश हो गया,
उत्तर पर्वतीय प्रदेश जिसमें हिमालय महत्वपूर्ण है। दूसरा उत्तर का विशाल मैदान जो गंगा और यमुना द्वारा प्रवाहित है। तीसरा पश्चिम थार का मरुस्थल। चौथा प्रायद्वीपीय पठार जो कि सबसे प्राचीन गोंडवाना शैल का अंग है। उसके बाद में पांचवा तटीय मैदान और छठा द्वीप समूह अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह। ये 6 भौतिक प्रदेशों में भारत को बांटा गया है। इन 6 भौतिक प्रदेशों में यहाँ आपने कल देखा था, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी और यहाँ अरब सागर है और इस साइड में सुदूर दक्षिण में हिंद महासागर है। ठीक है, ये इसके चारों ओर जलीय क्षेत्र है। इसमें अपन आज जो चर्चा करेंगे वो हमारा होगा हिमालय, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है और उसमें होगा अपना हिमालय पर्वत। उसकी चर्चा अपन आज के इस टॉपिक में करेंगे। चलो आगे चलते हैं अपने टॉपिक पर। हिमालय पर्वत। सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, मुख्य रूप से जो हिमालय प्रदेश है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो इससे पूर्व हिमालय तक अपन पहुंचते हैं तो उससे पूर्व है मैं एक छोटा सा सार रूप में एक टॉपिक क्लियर कर देता हूं कि 1912 में अल्फ्रेड वेगनर ने एक सिद्धांत दिया था उसका नाम है महाद्वीपीय विस्थापन। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, क्योंकि ये आधार है इसका। इससे हिमालय की उत्पत्ति तक अपन पहुंचते हैं तो इसका आधार होगा ये। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं इस टॉपिक को। 1912 में दिया, 1915 व 1920 में। इस समय इस सिद्धांत पर वेगनर ने काम किया, यानी इसको थोड़ा सा और बल दिया, कई इसमें संशोधन किए, क्योंकि 1912 के बाद में 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था। तो उस कारण कई दिक्कतें आई अल्फ्रेड वेगनर को, तो ये सिद्धांत है वो गति नहीं पकड़ पाया। तब उसने इसमें 1915 और 1920 में कुछ संशोधन दिए। ठीक है, अब इस सिद्धांत के अनुसार है क्या, वेगनर ने बताया कि प्रारंभ में एक समय दिया था कार्बोनिफेरस काल। किस काल में? कार्बोनिफेरस काल में। इस समय में बताता है कि इस समय संपूर्ण जो पृथ्वी थी, यानी संपूर्ण जो पृथ्वी का जो स्थलखंड है वो एक पिंड के रूप में था। ये जो पूरा का पूरा स्थलखंड है वो किस रूप में था? एक पिंड के रूप में था। और उसको वेगनर ने जो नाम दिया उसका नाम रखा पेंजिया। ठीक है, पूरा का पूरा आज जैसे अमेरिका है, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, भारत प्रायद्वीपीय भारत है, ग्रीनलैंड है, मेडागास्कर है और अन्य द्वीप समूह, सारा का सारा स्थलखंड किस रूप में था? एक स्थलखंड के रूप में था और उसको वेगनर ने नाम दिया है पेंजिया। ठीक है, वेगनर ने माना है कि इसके चारों ओर अथाह जलराशि, आज का जितना भी जलीय क्षेत्र है, चाहे वो प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, ठीक है, अटलांटिक है, उत्तरी ध्रुव है, दक्षिण ध्रुव है, अन्य छोटे सागर जो भी है, सारा का सारा जो जलीय क्षेत्र है वो इस स्थलखंड के चारों ओर था। तो इस जलराशि को, ये चारों ओर पानी पानी है, ठीक है, इस जलराशि को उसने एक नाम दिया पेंथालासा। साथियों, क्या नाम दिया उसको? अथाह जलराशि को पेंथालासा। अब वेगनर मानता है कि कालांतर में चलकर
इस युग में इस पेंजिया का विघटन हो गया, पेंजिया का विघटन हो गया। आगे चलकर इसका विघटन हो गया तो ये 2 टुकड़ों में बंट गया। 2 टुकड़ों में बंटा तो इसका जो उत्तरी भाग है उसको, ये जो उत्तरी भाग है उसको इसने नाम दे दिया लारेशिया। ठीक है, इसको नाम दे दिया लारेशिया। और जो दक्षिणी भाग है उसको नाम दे दिया गोंडवानालैंड। ठीक है, इसका दूसरा नाम है अंगारालैंड। लारेशिया का दूसरा नाम क्या है? अंगारालैंड। किसका? लारेशिया का दूसरा नाम है अंगारालैंड। और जो सेकंड भाग बना वो गोंडवानालैंड बना। जो लारेशिया, जो अंगारालैंड है, इससे जो स्थलखंड आगे इसमें जो विघटन हुआ उससे जो स्थलखंड बने वो कौन कौन से बने? उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, ग्रीनलैंड, ये स्थलखंड जो है किससे बने? अंगारालैंड से बने। अंगारालैंड का विघटन हुआ तो ये प्रदेश है वो बने। दूसरी ओर जब गोंडवानालैंड का विघटन हुआ तो इससे दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, अफ्रीका, ठीक है, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, और प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर द्वीप और अंटार्कटिका। इस प्रकार से ये जो स्थलखंड है दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, इनका निर्माण किसके विघटन से हुआ? गोंडवानालैंड के विघटन से हुआ। जब इनका विघटन हो गया तो चारों ओर जो पेंथालासा की अथाह जलराशि थी, चूँकि जहाँ जल को जहाँ जगह मिलती है वहाँ वो प्रवेश कर जाता है, तो जिसका जैसे इसका विघटन हुआ तो इसमें वो चारों ओर की जो जलराशि थी वो प्रवेश कर गई और बीच में एक बड़ा सागर बन गया और इस सागर का नाम टेथिस सागर माना गया। क्या माना गया? टेथिस सागर माना गया। इस प्रकार से जो वेगनर महोदय है उन्होंने बताया है अपने सिद्धांत में कि प्रारंभ में हमारी जो पृथ्वी थी पूरा का पूरा जो स्थलखंड भाग था वो एक पेंजिया के रूप में था और कालांतर में उसके विघटन हो गया। उसके चारों ओर जो अथाह जलराशि थी वो पेंथालासा थी। यहाँ पे वेगनर ने कहा कि जो अथाह जलराशि है, ठीक है, उसको उसने कहा कि ये सीमा, और जो स्थलखंड है उसको सियाल, ठीक है, क्योंकि सीमा और सियाल और निफी आपको पता हो, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर दूं। स्वेस महोदय ने वर्गीकरण किया था ये, ठीक है, और पृथ्वी की आंतरिक संरचना के लिए तो उसने 3 नाम दिए थे, 3 खंड इसके बनाए थे, सियाल, सीमा और निफे। तो वेगनर ने कहा कि जो तरल भाग है वो सीमा है और सियाल जो स्थलखंड है वो उसमें स्वतंत्र रूप से तैर रहा है। इस प्रकार से उसने पेंजे के माध्यम से जो महाद्वीप है वो बने उसके बारे में उसने समझाया। अब आते हैं अपने टॉपिक पे कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, इस बिंदु पर अपन आगे आते हैं। यहाँ तक मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा। हिमालय की उत्पत्ति, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश और उसमें है हिमालय। हिमालय की उत्पत्ति, इस संदर्भ में, हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में
कई विद्वानों के कई मत हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण मत है वो है, जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो है भूसन्नति सिद्धांत है। भूसन्नति सिद्धांत है। और ये सिद्धांत है वो किसने दिया है? कोबर ने दिया था। ये जर्मन भूगोलवेत्ता था और उसने एक सिद्धांत दिया, भूसन्नति सिद्धांत। भूसन्नति सिद्धांत है कोबर ने दिया। और जो भूसन्नति शब्द है, जो भूसन्नति शब्द है, यह शब्द सर्वप्रथम है, भूसन्नति जो शब्द है वो डाना की देन है। डाना, इसने सबसे पहले इस शब्द के बारे में बताया। तो कोबर ने बताया कि जो हिमालय की उत्पत्ति है वो भूसन्नति सिद्धांत के अनुरूप है। अब उसका भूसन्नति सिद्धांत कोबर का है क्या? तो उसने हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में क्या माना? हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में उसने माना कि जो यह उत्तरी भाग है इसको उसने यूरेशियन प्लेट बताया, ठीक है। और बीच में ये जो अथाह जलराशि थी इसको कोबर ने तेथिस सागर का भाग बताया, ठीक है। और सुदूर दक्षिण में जो एक प्लेट थी, ठीक है, जिसका नाम था इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। कौन सी प्लेट है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अब कोबर ने क्या कहा? कोबर ने कहा कि ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है यह गति करती है, यह गति करती गई उत्तर की ओर। किस ओर? उत्तर की ओर ये गति करती गई। उत्तर की ओर ये खिसकती गई। आगे चल कर के ये जो प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के पास में आ गई। दूसरी ओर इस प्लेट से ये जो स्थलखंड है इससे निकलने वाली जो नदियां हैं वो अपना अवसाद जो है वो यहाँ तेथिस सागर में जमा करती चली गई। तो इसमें जो अवसाद कहें या मलबा जो कहें, वो ये नदियाँ जो जल प्रवाहित होता था वो इस ओर से और इस ओर से इस तेथिस भूसन्नति में इकट्ठा होता चला गया। भूसन्नति है क्या? भूसन्नति वो निम्न भूमि, वो निम्न जलीय क्षेत्र जो छिछला हो, जो छिछला हो, वह जिसका तल कमजोर हो, क्या कहलाता है? भूसन्नति कहलाता है। क्या कहलाता है? भूसन्नति कहलाता है। वो निम्न जलीय क्षेत्र जो छिछला हो और जिसका तल कमजोर हो, ऐसे निम्न जलीय क्षेत्र को भूसन्नति कहा गया, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं, जब ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट उत्तर की ओर खिसक रही थी, क्योंकि इसका भी विघटन हो गया, ठीक है, तो ये प्लेट उत्तर की ओर खिसक गई और उसमें जो शेष बची इसका विघटन हुआ तो ऑस्ट्रेलियन अलग हो गया पिंड, और जो इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट ये अलग हो गई और ये इंडियन प्लेट है वो उत्तर की ओर खिसक रही थी। इंडियन प्लेट जो है, कोबर का मानना है कि यह प्लेट अपने स्थान पर स्थिर थी, ये स्थिर खड़ी थी और इंडियन प्लेट ने इस प्लेट के ऊपर धक्का लगाया, उत्तर की ओर खिसकी तो इसके ऊपर दबाव लगाया और इस दबाव को क्या कहा? जो इस प्लेट का इसके ऊपर दबाव लगा है इसको कहा गया संकुचन। क्या कहा गया? संकुचन।
जब ये दबाव लगा, जब संकुचन हुआ इस प्लेट का उत्तर की ओर खिसकने से, तो इसमें एक बल पैदा हुआ, और वो जो बल पैदा हुआ उसका नाम है संपीड़न बल। कौन सा? संपीड़न बल। संपीड़नात्मक बल के कारण, इस दबाव के कारण यहाँ बीच में जो मलबा भरा हुआ था, ठीक है, वो जो मलबा है इस दबाव से वलित होकर के ऊपर उठ गया, वलित होकर के ऊपर उठ गया। जहाँ जहाँ मुख्य रूप से ये किनारों पे ऊपर उठा, किनारों का मतलब इंडियन प्लेट के इसी सिरे पर, ठीक है, इस प्लेट के इसी सिरे पर, ठीक है, तो ये इन प्लेटों के किनारों पर ये ऊपर उठ गया। ये जो भाग है जहाँ ये मलबा ऊपर उठा उसको नाम दिया अग्र प्रदेश। कोबर ने इसको क्या नाम दिया? अग्र प्रदेश। और जो मध्य वाला भाग है उसको नाम दे दिया मध्य पिंड। क्या नाम दिया उसको? मध्य पिंड, ठीक है। तो इस प्लेट के उत्तर की ओर खिसकने से अग्र प्रदेशों का निर्माण हुआ, यानी जो मलबा वलित होकर के इन किनारों पर ऊपर उठ गया, और बीच वाला जो भाग है वो थोड़ा सा समतल रह गया। दूसरे तरीके से मैं इसको और बता देता हूं। इसे डायग्राम को कुछ ऐसे बनाते हैं। ये अपनी भूसन्नति, ठीक है, इधर से प्लेट का बल लगा, इधर से प्लेट का बल लगा, ये पूरा का पूरा स्थलीय क्षेत्र था, ठीक है। इसका दबाव लगने से इसके किनारों पर ही, भूसन्नति किनारों यहाँ वलन पड़ा, इसका नाम अग्र प्रदेश, ठीक है। यहाँ वलन पड़ा तो अग्र प्रदेश, ठीक है। और मध्य वाला भाग है उस पर दबाव कम लगा तो ये पठार के रूप में रह गया, जैसे कि वर्तमान में तिब्बत का पठार, वर्तमान में तिब्बत का पठार। इस प्रकार से जो कोबर महोदय है उन्होंने अपने भूसन्नति सिद्धांत के माध्यम से ये बताया कि जो इंडियन प्लेट है उसके उत्तर की ओर खिसक करके और यूरेशियन प्लेट के टकराने से बीच में जो मलबा था वो मलबा वलित होकर के ऊपर उठ गया, और ऊपर उठने से किसकी उत्पत्ति हुई? हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। और जो भाग थोड़ा समतल रह गया वो तिब्बत के पठार के रूप में हमारे सामने उपस्थित है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हिमालय जो पर्वत है उसकी उत्पत्ति हुई। अब कोबर का ये मानना है कि ये टकराव इतना तेज था कि जो यूरेशियन प्लेट थी, जो यूरेशियन प्लेट थी और जो इंडियन प्लेट है, ये प्लेट इससे इस प्रकार से टकराई कि इसका जो उत्तरी सिरा है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस गया। इसका सिरा जो है यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस गया, और नीचे धंसने से क्या हुआ? इसका ढाल किस ओर हो गया? दक्षिण की ओर हो गया। इस भाग का ढाल दक्षिण की ओर हो गया। जो इस भूसन्नति में पानी था वो कहाँ आ गया? दक्षिण की ओर प्रवाहित होने लगा। इसका मतलब हमारा जो उत्तर का विशाल मैदान है जहाँ से गंगा और यमुना नदी प्रवाहित होती है, उस जगह पे इस तैतीस सागर का पानी भर गया और वो निम्न जगह रह गई। कालांतर में गंगा और यमुना और उसकी अन्य सदस्य से मानते हैं सरस्वती और नदियाँ पहले यहाँ बहती थी, सरस्वती वगैरह, तो वो नदियाँ हैं अपने तलछट से इस निम्न भूमि को भर करके और आज का उत्तर का विशाल मैदान बना दिया। क्या बना दिया? आज का उत्तर का विशाल मैदान बना दिया। तो इस प्रकार से साथियों जो हमारा हिमालय पर्वत है उसकी उत्पत्ति किसी से हुई है? भूसन्नति सिद्धांत से हुई है। किसने दिया? कोबर ने दिया था। ठीक है, शब्द का प्रयोग किसने किया? डाना ने किया था। भूसन्नति क्या है? वो निम्न जलीय क्षेत्र जो कमजोर तली वाले हो, ठीक है, छिछले हो, ठीक है, उसको भूसन्नति कहा गया। इस प्रकार से हमारा हिमालय है वलित होकर के बना, और हिमालय की उत्पत्ति वलन पड़ने से हुई है। कैसे हुई है? भूसन्नति में वलन पड़ने से हुई है। तो ये हिमालय की उत्पत्ति थी। अब अपन देखते हैं हिमालय का विभाजन। हिमालय को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। अपने NCERT सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी जो बुक्स आती है उसमें उसके 3 भागों का उल्लेख होता है। अर्थात ट्रांस हिमालय जो है
तिब्बती जिसको हिमालय कहते हैं, उसका उल्लेख हमारी एनसीईआरटी की बुक में नहीं मिलता। अब अपन देखते हैं हिमालय का विभाजन। हिमालय पर्वत पहले सामान्य पर्वतीय क्षेत्र। हिमालय जो पर्वत है वो हमारा जो भारत है उसके उत्तरी सीमा प्रहरी के रूप में उत्तरी सीमा प्रहरी के रूप में हमारी रक्षा कर रहा है। ठीक है, ये हमारा भारत, ये अपना भारत है। अब इसमें हिमालय जो पर्वत है उसकी उत्तरी सीमा प्रहरी के रूप में हमारी रक्षा करता है। हिमालय जो है यहाँ से शुरू होकर के और चापाकार स्थिति में यहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, इसका पूर्वी छोर है, पश्चिमी छोर, और ये इसका पूर्वी छोर। ठीक है, तो इसकी जो यहाँ से यहाँ तक पश्चिम से पूर्व की ओर लंबाई जो है वो 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसकी जो चौड़ाई है वो 150 से 400 किलोमीटर, अर्थात इस साइड में जो पश्चिमी सिरा है इसका वो थोड़ा संकरा है, और इधर की ओर अपन बढ़ते हैं तो ये थोड़ा चौड़ा होता चला जाता है। इसका जो हिमालय क्षेत्र है हमारा, इसकी जो औसत ऊंचाई है, हिमालय की औसत ऊंचाई वो है 6000 मीटर। महत्वपूर्ण है, पूछते हैं कि हिमालय की औसत ऊंचाई बताइए, तो हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो 6000 मीटर है। ये इस रूप में ये फैला हुआ है। तो ये जो इसका स्वरूप है ये कहलाता है चाप के रूप में, एक चाप के रूप में भारत की उत्तरी सीमा की ये रक्षा भी करता है, क्योंकि ये प्राचीन समय में देखें से अब देखें ये विदेशी आक्रांताओं को इस रास्ते से भारत में प्रवेश करने नहीं देता, इसलिए इसको प्रहरी कहते हैं। दूसरा, उत्तर ध्रुव का जो ठंडी हवाएं हैं, उत्तरी ध्रुव से आने वाली ठंडी हवाएं, जो ठंडा मौसम है, जो ठंड का असर है वो हमारे भारत पर नहीं हो, उन हवाओं को रोककर, साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोककर ये हमारी ठंड से भी सुरक्षा करता है। तो इसी रूप में भी ये हमारा प्रहरी माना जाता है। तो हम